नवांकुर डिजी लेसन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको साझेदार की निवृत्ति और मृत्यु की स्थिति में पार्टनरशिप फर्म में, साझेदारी फर्म में कैसे लेखा करते हैं, क्या उससे आशय है, इसके विषय में बात करूंगा। ये इकाई 3 के अंतर्गत है। अभी आप साझेदारी में इकाई 3 पढ़ रहे हैं। इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि साझेदारी का जो पुनर्गठन वाला अध्याय है उसके अंदर प्रवेश, अनुपात परिवर्तन, साझेदार का अवकाश ग्रहण करना या किसी साझेदार की मृत्यु होना, ये साझेदारी के पुनर्गठन के अंतर्गत आते हैं। तो आज मैं आपको साझेदार के अवकाश ग्रहण करने, इसको रिटायरमेंट बोलते हैं, या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उस समय साझेदारी फर्म में क्या परिवर्तन होते हैं, कैसे लेखे करते हैं, इन सब विषय पर मैंने कुछ प्रश्न तैयार किए हैं जो विगत बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। उन पर मैं आपको बताता हूँ। तो इकाई 3 साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। पहला क्वेश्चन है, साझेदार की निवृत्ति और अवकाश ग्रहण के कौन से कारण। पहले बच्चों मैं इसका आशय बता देना चाहता हूँ कि साझेदार के अवकाश ग्रहण से क्या मतलब होता है। जैसे मान लीजिए वर्तमान में कोई साझेदारी फर्म काम कर रही है और उसमें 3 साझेदार हैं, ए, बी और सी, और इनमें से कोई भी साझेदार किसी कारण विशेष के, जो कारण नीचे लिखे हुए अभी बताऊंगा एक एक करके, किसी कारण विशेष के कारण अब साझेदारी व्यापार में साझेदार की हैसियत से काम नहीं करना चाहता, साझेदार नहीं रहना चाहता है, तो वो शेष साझेदारों से आग्रह करके फर्म से अलग हो जाता है। तो साझेदार का फर्म से अलग होना साझेदार की निवृत्ति या अवकाश ग्रहण या रिटायरमेंट के नाम से जाना जाता है। इसी को साझेदार का अवकाश ग्रहण होता है। किसी भी साझेदार का किसी भी कारण से फर्म से अलग होना, वो साझेदार का अवकाश ग्रहण करना कहलाता है। अब इसके मोटे तौर पर ये कारण होते हैं। बच्चों आप जानते हैं कि पहला वृद्धावस्था के कारण, यही कोई साझेदार अत्यंत वृद्ध हो जाता है, ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि वो व्यापार में काम करने के योग्य नहीं रहता है, व्यापार में काम नहीं कर पाता। ऐसे में वो सभी से साझेदारों से निवेदन करके फर्म से अलग हो सकता है। तो पहला कारण हो गया वृद्धावस्था के कारण। दूसरा है अस्वस्थता के कारण। जब कोई साझेदार किसी लंबी बीमारी से ग्रसित हो जाता है, लंबी बीमारी से पीड़ित हो जाता है जिसकी ठीक होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में उसका फर्म में बना रहना ठीक नहीं होता है, तो वो शेष साझेदारों से आग्रह करके फर्म से अलग हो जाता है। मतभेद हो जाने के कारण भी कई बार ऐसा होता है, साझेदारों के आपस में मतभेद हो जाते हैं, व्यापार से उनके मन नहीं मिलते हैं, ऐसे में व्यापार को नुकसान ही होता है। तो जो साझेदार चाहता है कि मेरा इन साझेदारों से मत मेल नहीं खाता है, तो शेष साझेदारों से आग्रह करके वो अलग हो जाता है। दिवालिया होने के कारण भी कोई साझेदार फर्म से अलग हो सकता है। साझेदार यदि दिवालिया हो जाता है व्यक्तिगत तौर पर, दिवालियाई का मतलब ये होता है कि उसकी संपत्तियां दायित्वों से बहुत कम हो जाती हैं, सारी संपत्तियों को बेचने के बाद भी वो अपने दायित्वों का भुगतान नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो न्यायालय की शरण में जाता है और फिर दिवालिया हो जाता है। दिवालिया होने के कारण फर्म से वो अलग हो जाता है। एक ये भी कारण है अन्य व्यापार में जाने के कारण। कई बार ऐसा होता है, व्यापारी किसी व्यक्ति किसी व्यापार विशेष से जुड़ा होता है, लेकिन मुझे उसे लगता है कि मुझे इस व्यापार में काम करना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, तो वो दूसरी तरह का व्यापार करने की इच्छा रखता है या दूसरी फर्म में जाने की इच्छा रखता है। तो ऐसे में वो उस व्यापार को छोड़ करके दूसरे व्यापार में चला जाता है। ये भी एक कारण है। मानसिक विकृति के कारण ये भी एक कारण होता है। मानसिक विकृति एक तरह से उस साधारण भाषा में बात करें, यदि कोई व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता
ऐसी हो जाएगी ना तो वो कोई निर्णय ले सकता है और ना किसी की बात को ठीक से सुन सकता है, एक तरह से कहें पागल। तो ऐसी स्थिति में वो अलग हो जाता है। स्वयं का कारोबार करने, कई बार व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म में काम करता है और वो चाहता है कि अब मैं स्वतंत्र रूप से खुद अकेला ही व्यवसाय करना चाहता हूँ, तो वो फर्म से अलग हो। इसके अलावा अन्य और कोई भी कारण हो सकता है जो उसको लगता है कि अब मेरा फर्म में बना रहना ठीक नहीं है, मैं फर्म में नहीं रहना चाहता हूँ, तो वह शेष साझेदारों से अनुमति लेकर के फर्म से अलग हो जाता है। इसे साझेदार की निवृत्ति या अवकाश ग्रहण के नाम से जाना जाता है। ये मोटे तौर पर कारण फर्म से अलग होना, फर्म से अलग होना ही साझेदार का अवकाश ग्रहण करना कहना। अब अलग होने का कोई भी कारण हो सकता है, मोटे तौर पर ये कारण ही होते। अगला क्वेश्चन है कि अवकाश प्राप्त साझेदार को देय राशि की गणना कैसे करेंगे। अब ये व्यवहारिक प्रश्न भी है और थ्योरी का प्रश्न भी है, दोनों पर बात करेंगे। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, व्यवहारिक प्रश्नों पर भी आधारित है, इसको ध्यान से देखें सुनें। जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो स्वाभाविक रूप से जिस तारीख को वो अवकाश ग्रहण करेगा उस तारीख तक उसका जो फर्म में हिस्सा बनता है वो पैसा उसको शेष साझेदारों को लौटाना होता है। तो इसकी गणना कैसे करते हैं, कैसे तय करते हैं कि उसको कितना पैसा देना है। तो मोटे तौर पर ये बिंदु आते हैं, इनके आधार पर हम ये तय कर लेते हैं कि उस साझेदार को कितनी राशि देना है। ऐसा नहीं होता कि उसने 1 लाख रुपए की पूंजी लगाई तो 1 लाख रुपए दे देंगे। तो जब से वो फर्म में जुड़ा है तब से लेके आज तक उसको और को क्या क्या चीज़ें प्राप्त करने का अधिकार है या उसने फर्म से कौन कौन सी चीज़ें ली हैं, वो सबको ध्यान में रखा जाता है। तो जिस स्थिति को कोई साझेदार फर्म से अलग होता है उस स्थिति तक उसे देय राशि की गणना कर लेना। साधारणतः निम्नलिखित राशि प्राप्त करने का अधिकार एक निवृत्त या अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को होता है। पहला, जिस तारीख को साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उस तारीख तक उसके पूंजी खाते या चालू खाते के जमा शेष को पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे। मतलब अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि की गणना करने के लिए हम उसका पूंजी खाता तैयार करते हैं। तो पूंजी खाते के डेबिट में कौन सी राशि आएंगी, क्रेडिट में कौन सी राशि आएंगी, ये बात भी यहाँ स्पष्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम जो पूंजी खाता बनाएंगे तो उसके पूंजी खाते के क्रेडिट में पूंजी खाते का शेष होगा। यदि साझेदारों के चालू खाते हैं तो चालू खाते का क्रेडिट शेष है तो वो भी इस पर ट्रांसफ़र कर दें। या ऐसा भी कर सकते हैं, पहले चालू खाते बना लेते हैं और चालू खाते के शेष को पूंजी खाते में हस्तांतरण कर देते हैं। दोनों तरीके हैं, हल करने का अपना अपना तरीका हो सकता है। तो पहला, देय राशि की गणना करने के लिए हम पूंजी खाता बना रहे हैं। पूंजी खाते के क्रेडिट शेष में सबसे पहले साझेदार के पूंजी खाते का जमा शेष लिखेंगे और यदि साझेदारों के चालू खाते हैं तो चालू खातों का भी जमा शेष लिखा जाएगा। अब इसके अलावा इसके क्रेडिट में कौन कौन सी राशि आती है। देय राशि की गणना से मतलब है जो राशि उसको देना है वो सब उसके पूंजी खाते के जमा पक्ष में आएंगे। यदि साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो जिस तारीख को वो अवकाश ग्रहण कर रहा है उस तारीख तक की ये सारी राशि उसको देना होती है। पूंजी पर ब्याज वो दिया जाएगा, साझेदार को यदि वेतन मिलता है तो वो दिया जाएगा, साझेदार को कोई कमीशन मिलता है तो वो दिया जाएगा। कोई अन्य पारिश्रमिक है जिसको दिए जाने की व्यवस्था हो तो उसको पूंजी खाते में जमा करेंगे। ये सब चीज़ें पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखी जाएंगी। इसके अलावा अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के भाग की ख्याति का भाग भी उसके पूंजी खाते में जमा करेंगे। इतनी आज फर्म की जो ख्याति है, जैसे पिछले वीडियो में आपने सुना होगा, पिछले मैंने बताया था कि साझेदार जब अवकाश ग्रहण करता है या साझेदार प्रवेश करता है तो प्रवेश के समय ख्याति मंगाई जाती है और अवकाश ग्रहण के समय उसकी ख्याति का भाग उसको लौटाया जाता है। जैसे मान लीजिए फर्म की ख्याति 30,000 रुपये आ रही है, तीनों साझेदार बराबर बराबर के हैं तो 10,000 रुपये ख्याति का हिस्सा उसका बनेगा जो उसके पूंजी खाते में जमा कर देंगे। ये क्रेडिट हो गया। अब क्रेडिट में नंबर 1 हो गया पूंजी खाते का शेष। पूंजी पर यदि ब्याज है तो वो क्रेडिट, वेतन है तो वो क्रेडिट, कमीशन है तो वो क्रेडिट, कोई अन्य पारिश्रमिक है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा ख्याति का भाग। संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ को जमा में यदि हानि है तो उसको पूंजी खाते के नामे में लिखेंगे।
जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो उस तारीख में संपत्तियों दायित्वों का फिर से मूल्यांकन कर लेते हैं। फिर से मूल्यांकन करने पर यदि लाभ हो रहा है तो पूंजी खाते के जमा में लिखेंगे और हानि है तो डेबिट में लिख देंगे। यदि फर्म की पुस्तकों में अवितरित लाभ हो या और कोई संचय हो या ऐसी कोई राशि जो उसको जिस पर साझेदार का अधिकार है, उस राशि को उसके पूंजी खाते के जमा। कई बार साझेदार लाभ को नहीं बांटते, किन्हीं कारण से फर्म की पुस्तकों में लाभ हानि खाता होता है, उस लाभ हानि खाते को राइट ऑफ किया जाता है, अपलिखित किया जाता है। तो उस लाभ पर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का अधिकार होता है, तो वो भी क्रेडिट कर देंगे। हाँ, हानि होने पर वो डेबिट होगी, ये ध्यान रखना है। संचय कोष या अन्य कोई राशि जो साझेदार को दे हो पूंजी खाते में जमा लिखेंगे। कोई सामान संचय की राशि है, कोई संचय कोष फर्म की पुस्तकों में है, तो उस संचय पर सभी साझेदारों का अधिकार होता है, तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को संचय कोष की राशि भी क्रेडिट करेंगे। तो इतनी राशि बच्चों सामान्यतः साझेदार के पूंजी खाते के क्रेडिट में आती है। नंबर 1 पूंजी खाते का शेष, पूंजी पर ब्याज, साझेदार का वेतन, उसका कमीशन, पारिश्रमिक, ख्याति, पुनर्मूल्यांकन से लाभ, पुराना लाभ यदि नहीं बटा है तो उसका हिस्सेदार, पुराना संचय यदि है तो उसका हिस्सेदार, ये सब साझेदार के पूंजी खाते के क्रेडिट में लिखते हैं। उक्त सभी राशियों के जोड़ में से अर्थात क्रेडिट पक्ष के जोड़ में से निम्न राशियों को घटाकर देय राशि निकल आएगी। अब डेबिट साइड में कौन कौन सी रह जाएगी? आहरण, जिस तारीख को अवकाश ग्रहण कर रहा है ये सब उस तारीख तक का आएगा। आहरण, आहरण पर ब्याज, यदि उसने कोई ऋण लिया है तो ऋण और उसका ब्याज, ये डेबिट कर देते हैं। तो ऐसा इसके क्रेडिट के जोड़ में से डेबिट के जोड़ को घटा देते हैं। घटाने के बाद जो राशि आती है वो राशि साझेदार को देय राशि कहलाती है। इस तरह से अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि की गणना हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। व्यवहारिक प्रश्न भी यही है। एक तरह से साझेदार का पूंजी खाता बनाना होता है, तो पूंजी खाता भी इस तरह से तैयार हो गया। आपने पूंजी खाते के क्रेडिट में पूंजी लिख ली, जो जो बिंदु प्रश्न के हिसाब से वो आ जाती है, जो नहीं होती उनको छोड़ देते हैं। साझेदारी संलेख में साझेदारों ने क्या तय किया वो दिया जाता है, जो नहीं है वो नहीं दिया जाता है। तो प्रश्न के हिसाब से इस तरह से पूंजी खाता तैयार हो जाता है। पूंजी खाते का जो क्रेडिट शेष है वो उसको, यदि फर्म के पास पर्याप्त नकद पैसा है तो नकद दे देती है, अन्यथा उसकी राशि को ऋण खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। अब मृत साझेदार के उत्तराधिकारी या निवृत्त साझेदार को देय राशि के भुगतान की कौन कौन सी विधि हैं? तो अभी पिछले प्रश्न में मैंने बताया कि जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है या किसी साझेदार की मृत्यु हो रही, तो बच्चों मृत्यु और अवकाश ग्रहण में सिर्फ इतना सही अंतर है कि अवकाश ग्रहण एक सभी साझेदारों की सहमति से सामान्यतः साल के अंत में कर सकते हैं ताकि अंतिम खाते बन जाए। बस मृत्यु की किसी साझेदार की कभी भी हो सकती है, और दोनों में लेखा एक जैसे ही होते हैं। दोनों में लेखा करने का एक जैसे तरीका होता है। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को स्वयं को राशि दी जाती है, स्वयं राशि प्राप्त करता है, और मृत्यु की स्थिति में उसका जो कानूनी अधिकारी होता है, साझेदार का जो कानूनी अधिकारी होता है, उत्तराधिकारी होता है, उसका जो कानूनी उत्तराधिकारी होता है उसको पैसा दिया जाता है। बस इतना सा अंतर है, बस लेखा करने के तरीके। बस ये और होता है कि जब कोई साझेदार की मृत्यु होती है, जैसे में फर्म के साझेदारों को बीमा है तो बीमा की राशि और प्राप्त हो जाती है, और वो बीमा की राशि साझेदारों के पूंजी खाते पे क्रेडिट करते हैं। तो ऐसा सामान्यतः फर्म कर लेती हैं, साझेदारी फर्म कर लेती हैं कि यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो सभी साझेदारों का बीमा करवा लेते हैं, और बीमे की ब्याजी का प्रीमियम का भुगतान फर्म के लाभ में से किया जाता है। तो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो पैसा मिल जाता है, और उस साझेदार को उस राशि से उसका भुगतान आसानी से हो जाता है। तो अब भुगतान कैसे करेंगे? जैसे अभी पिछले उसमें मैंने बताया कि मान लीजिए A, B, C 3 साझेदार थे और C नाम का साझेदार अलग हो रहा है। मैंने सारा हिसाब किताब बनाया तो साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट का जोड़ आया मान लीजिए 70,000 और डेबिट का जोड़ आया 20,000। तो क्रेडिट के जोड़ 70 में से मैं 20 घटाऊँगा तो 50,000 रुपये मुझको देना। तो अब ये 50,000 में कैसे भुगतान कर सकता हूँ? ये भुगतान करने के कितने तरीके हैं, वो विधियाँ कहलाती हैं। क्रेडिट साइड में साझेदार के पूंजी खाते का जोड़ 70,000 बन रहा है मान लीजिए, और डेबिट साइड का 20, तो 70 में से 20 घटाऊँगा तो 50,000 रुपये मुझे देना है।
तो ये राशि मैं कैसे दे सकता हूँ? तो जैसे मैंने अभी बताया था कि यदि फर्म के पास पर्याप्त नकदी पैसा है और इस साझेदार को देय राशि का भुगतान करने के बाद फर्म पर कोई आर्थिक रूप से कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में फर्म मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को या अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ये राशि नकद दे सकती है। इसके लिए ये एंट्री होती है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का पूंजी खाता डेबिट कर देते हैं और रोकड़ खाता क्रेडिट कर देते हैं, ऐसा होता है। तो वो प्रश्न के हिसाब से तय करते हैं, प्रश्न में क्या दिया है, नकद देने को कह रहे हैं तो ये वाली एंट्री हो जाएगी, और दूसरा तरीका है तो आगे पढ़ते हैं। तो पहली विधि हो गई देय राशि का एक मुश्त नकदी में भुगतान करना, एक ही बार में पूरा पैसा। एक ही बार फर्म तभी पैसा दे सकती है जब उसके पास जैसे 50,000 रुपये साझेदार को देना, फर्म के पास 50,000 रुपये नकदी हैं और नकद देने के बाद फर्म के दूसरे काम उससे व्यवधान उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो वो नकद पैसा दे सकती है। फिर किस्तों में भुगतान, यदि फर्म के पास भुगतान करने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है तो सिंपल ही साझेदार को देय राशि को उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर देते हैं उसकी सहमति से, और इस ऋण की राशि को समझौते के अनुसार ब्याज सहित किस्तों में भुगतान किया जाता है। फिर तय कर लेते हैं, जैसे 50,000 रुपये देना थे तो मान लीजिए साझेदार से समझौता हो गया कि हम ये 5 किस्तों में आपको ब्याज सहित जोड़ें। ब्याज की राशि साझेदार आपस में तय करते हैं, कुछ नहीं दिया है तो 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है। यदि व्यवहारिक प्रश्न में ब्याज का उल्लेख नहीं है तो ये नियम है, साझेदारी संलेखियों में ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। अर्थात हर साल हमें यदि 50,000 रुपये देना है और 5 किस्तों में भुगतान करना है, हर साल 10,000 रुपये प्लस जो ब्याज बनेगा वो उसको देते चलेंगे। इस तरह से 5 साल में उसका भुगतान हो जाएगा। तो कई बार ऐसा भी होता है फर्म के पास पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं तो उसको दी जाने वाली राशि को ऋण खाते में ले जाते हैं, और फिर जैसा कि फर्म और अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार में समझौता हो जाए उसी के हिसाब से उतनी किस्तें बना लेते हैं। ब्याज की राशि का निर्धारण भी साझेदारों की सहमति से होता है, और कुछ नहीं दिया तो 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिए ही जाना है। इसके लिए भी एंट्री सेम ही रहेगी, पहले पूंजी खाते को ऋण खाते में ट्रांसफ़र करेंगे। ऊपर वाले में अपन नकद पैसा दे दिया था, यहाँ नकद पैसा नहीं दे रहे थे, पूंजी खाता तो डेबिट होगा ही, वो साझेदार का ऋण खाता जमा हो जाएगा, इतना हो गया। ऊपर नकद भुगतान हो गया था और यहाँ नकद भुगतान नहीं हुआ। फिर ऋण खाता 5 साल तक ऑपरेट होता रहेगा, 5 साल में ऋण खाता अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये 2 तरीके हुए। किस्तों में भुगतान का मतलब हो गया उसको दी जाने वाली राशि को ऋण खाते में ले जाना और समझौते के अनुसार उसको किस्तों में भुगतान करना। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया कि 50,000 रुपये देना है और तय किया कि ये 5 साल में लौटाना है, तो 50,000 के यदि हम 5 भाग करेंगे तो 10,000 रुपये बनते हैं। हर साल 10,000 रुपये प्लस ब्याज, जितना ब्याज बनेगा उतनी राशि उसको भुगतान करते चले जाएँ। ये किस्तों में भुगतान कहलाता है। एक विकल्प और होता है कि यदि हमारे पास पैसे नहीं हैं और इन खाते में भी राशि नहीं ले जाना चाहते हैं और हम अल्प समय के लिए 1-2-3 महीने के लिए हम 1-2-3 महीने का हम सामने वाले साझेदार से भुगतान करने के लिए सहमति ले लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम देय विपत्र को स्वीकार कर लेते हैं। उसको बिल पर स्वीकृति दे देते हैं कि हम अगले 1 महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में या 4 महीने में हम आपकी राशि लौटा देंगे, और इसके चाहो तो आप हमें इसके पर एक विपत्र लिख दीजिए और इस पर स्वीकृति ले लेते हैं। ये विकल्प के रूप में होता है। ये अल्पकालिक होता है लेकिन दीर्घकालिक नहीं होता है। अल्पकाल में इसकी राशि के लिए देय विपत्र अल्पकाल के होते हैं और इस पर भुगतान कर दिया जाता है। फिर चौथी जो विधि है वो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार या मृत साझेदार के उत्तराधिकारी के जीवन यापन को देय वार्षिकी द्वारा भुगतान किया जाता है। अब वार्षिकी क्या होती है? वार्षिकी द्वारा, वार्षिकी बच्चों आपने पेंशन शब्द नाम सुना होगा। यदि कोई कर्मचारी रिटायर हो जाता है, अवकाश ग्रहण करता है, तो सरकार उसके शेष जीवन यापन करने के लिए एक निश्चित राशि देती है हर महीने, वो पेंशन कहलाती है। तो पेंशन उसके जीविकोपार्जन का एक माध्यम बन जाता है, एक वृत्ति होती है। वृत्ति के रूप में उसको जो राशि दी जाती है वो पेंशन कहलाती है। तो यहाँ पार्टनरशिप में वार्षिक वृत्ति कहलाती है। तो उसको दी जाने वाली, खास तौर से ये तब अपनाया जाता है जब कोई साझेदार वृद्धावस्था के कारण
अवकाश ग्रहण कर रहा है तो अब उसको शेष जीवन यापन करने के लिए उसको राशि की आवश्यकता होगी, तो वो राशि एक बार ना दे करके उसको तब तक वो राशि देंगे जब तक वो जीवित रहेगा, प्लस उसमें ब्याज भी जुड़ता चला जाता है। तो 50, जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि 50,000 रुपये बचे, तो अब ये 50,000 रुपये उसको नगद ना दे करके उसके वार्षिक वृत्ति खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और ये राशि उसको हर साल तब तक मिलती रहेगी जब तक वो जीवित रहेगा। ख़ास तौर पर ये तब और अपनाया जाता है जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने की स्थिति में उसकी विधवा पत्नी को जीवन यापन करने के लिए राशि दी जाती है। वो वार्षिक वृत्ति या वार्षिक उच्चंत खाते के नाम से जाना जाता है। यहाँ पैसा नगद नहीं होता है, न ऋण खाते में, उसको दी जाने वाली राशि उसके वार्षिक उच्चंत खाते में ट्रांसफ़र करनी। तो ऋण खाते और इसमें ये अंतर है, ऋण खाते की राशि तो एक निश्चित समय के बाद ख़त्म होना है। जैसे 5 साल 50,000 का भुगतान था तो 10,000 के हिसाब से 5 साल में ऋण खाता ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वार्षिक वृत्ति का खाता तब तक चलेगा जब तक साझेदार जीवित रहेगा, चाहे उस खाते में शेष बचे या नहीं बचेगा तो ऐसी स्थिति में शेष साझेदारों को अपने फर्म के लाभ में से उसको भुगतान करना होगा। तो चूँकि साझेदार ने लंबे समय तक व्यापार में योगदान दिया होता है, तो उसको ध्यान में रख करके उसकी राशि को वार्षिक उच्चंत खाते में हस्तांतरण कर देते। तो ये भी एक भुगतान का तरीका है। ये 4 तरीके हो गए जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उसको दी जाने। एक नकदी में राशि देना, यदि उसके पास फर्म के पास पर्याप्त पैसा है तो नकद दे देते हैं, और नकद नहीं है यदि किस्तों में भुगतान करने थे तो उसके ऋण खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कम समय के लिए यदि हमें उससे थोड़ा सा समय लेना है कि थोड़े समय बाद हम भुगतान कर देंगे, तो ऐसे समय के लिए दे पत्र ये विकल्प के रूप में होती है, विधि लिख दिया थ्योरी के हिसाब से। बट मोटे तौर पर 3 ही तरीके हैं, नकदी, किस्तों में भुगतान और वार्षिकी द्वारा भुगतान। वार्षिकी का आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन वार्षिकी पर ही आधारित है, मैं उसके विषय में आपको वार्षिक वृत्ति खाता यूनिटी सस्पेंस अकाउंट को बताना है। किसी व्यक्ति को उसके जीवन यापन के लिए प्रत्येक माह या प्रतिवर्ष दी जाने वाली निश्चित राशि को वार्षिक वृत्ति कहते हैं। पेंशन शब्द से आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। शासकीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट होने के बाद या उनके अवकाश ग्रहण करने के बाद, सेवानिवृत्त हो जाने के बाद सरकार उनको हर महीने एक निश्चित राशि देती है, और वो राशि उनको तब तक मिलती है जब तक वो जीवित रहते हैं, और वो यदि ख़त्म हो जाते हैं तो उनका जो कानूनी उत्तराधिकारी है, ख़ास तौर से उनकी विधवा पत्नी को भी राशि प्राप्त होती रहती है, या अवयस्क कोई होता है तो उसको। ऐसे ही इसमें भी किया जाता है साझेदारी फर्म में। यदि कोई साझेदार वृद्धावस्था के कारण अवकाश ग्रहण कर रहा है या किसी साझेदार की मृत्यु हो गई है, तो उसकी विधवा पत्नी को जीवन यापन करने के लिए वृत्ति के रूप में एक राशि दी जाती है, निश्चित राशि दी जाती है। ये मासिक भी हो सकती है, प्रतिवर्ष भी हो सकती है। मासिक भी दी सकते हैं, प्रतिवर्ष भी दे सकते हैं, प्लस इसमें ब्याज भी होता है, और ये राशि उसको तब तक प्राप्त होती है जब तक वो जीवित रहता है, वो वार्षिक वृत्ति कहते हैं। तो उसको दी जाने वाली राशि को हम उसके पूंजी खाते की राशि को वार्षिक वृत्ति खाते में ले जाते हैं। अब ये कैसे काम करता है? मृत साझेदार के उत्तराधिकारी विशेषकर उसकी विधवा पत्नी को संपूर्ण राशि एक साथ न देकर जीवन भर के लिए वार्षिक वृत्ति के रूप में दी जा सकती है। मृत साझेदार के उत्तराधिकारी से वार्षिक वृत्ति देने का समझौता हो जाने पर उसको दे राशि वार्षिक वृत्ति खाते में जमा लिख करके पूंजी खाता उठा दिया जाता है, यानी बंद कर दिया जाता है। इसके लिए एंट्री हो जाती है, पूंजी खाता डेबिट हो जाता है, वार्षिक वृत्ति खाता जमा हो जाता है। यह खाता हर साल निश्चित दर से देय ब्याज की राशि से जमा किया जाता है। पहले से तय कर लेते हैं कितने प्रतिशत इस पर ब्याज दिया जाएगा, उतनी राशि से उसको जमा करते जाते हैं। तो ब्याज की राशि और ऋण खाते की राशि में ये अंतर होता है। ऋण खाते में एक निश्चित राशि प्लस ब्याज लौटाने होता है, और वार्षिक वृत्ति खाते में केवल एक निश्चित राशि देना होती है। ब्याज की राशि उसकी हमेशा हमेशा फर्म के पास जमा बनी रहती है। उत्तराधिकारी को भत्ते के रूप में दी जाने वाली राशि की गणना उसके अनुमानित जीवन के आधार पर की जाती है। लगा लेते हैं कि अनुमानित रूप से इतने वर्ष तक जीवित रहेगा, उतने आधार पर इसका गणना कर लेते हैं। वार्षिक वृत्ति सारणी की सहायता से भी निकाल ली जाती है। वार्षिक वृत्ति सारणी होती है, ये बता देती है कि यदि कोई व्यक्ति जीवित रहता है और उसको 50,000 रुपये देना है,
तो हर साल उसको कितनी राशि हम देना पड़ेगी, जिसमें प्लस ब्याज भी रहेगा। तो एक वार्षिक वृत्ति सारणी तालिका जो होती है उससे पता कर सकते हैं कि जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर चुका है या किसी साझेदार की मृत्यु हो गई है तो उसके उत्तराधिकारी को वार्षिक वृत्ति के रूप में कितनी राशि दी जाए। और ये राशि हमेशा जीवन पर्यंत, जब तक वो जीवित रहेगा तब तो भुगतान के समय वार्षिक वृत्ति खाते को नामे करेंगे जब भुगतान करेंगे और रोकड़ खाता जमा करेंगे। क्योंकि वार्षिक वृत्ति जीवन पर्यंत दी जाती है, जब तक वो जीवित रहता तब। अतः यदि वृत्ति पाने वाला व्यक्ति वार्षिक वृत्ति खाते की रकम पूरी हो जाने के बाद भी जीवित रहता है, जैसे मैंने अभी कहा कि 50,000 रुपये उसके पूंजी खाते में जमा थे और मान लीजिए ब्याज तक मिला करके थोड़ी देर के लिए वो 70,000 बने और हर साल हम उसको 10,000 रुपये दे रहे हैं और वो 10 साल तक जीवित रह रहा है, तो 70,000 के हिसाब से 7 साल में उसका खाता बंद हो जाएगा, लेकिन उसको ये राशि प्राप्त होती रहेगी। और उस राशि का भुगतान शेष साझेदार अपने लाभ में से करेंगे। ये राशि फर्म के लाभ हानि खाते में डेबिट की जाएगी। और इसके विपरीत यदि वृत्ति पाने वाला साझेदार या उसका कानूनी उत्तराधिकारी समय से पहले ही ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, तो इस खाते की राशि को शेष साझेदार पूंजीगत लाभ मान करके आपस में बांट लेंगे। जैसे अभी कहा मैंने 50,000 रुपये हो रहा है और 2 साल हमने भुगतान किया और तीसरे साल जिस व्यक्ति को देना था वो भी शांत हो गया, तो अब शेष जो राशि बची वो शेष साझेदारों का पूंजीगत लाभ होता है और वो आपस में बांट लेते हैं। इस तरह से वार्षिक वृत्ति खाता काम करता है। वार्षिक वृत्ति जीवन यापन करने को दी जाने वाली राशि को वृत्ति बोलते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में आपको साझेदार के अवकाश ग्रहण या उसकी मृत्यु की स्थिति में कैसे लेखा किया जाता है ये बताया गया है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें।